तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 19 रिया और उस शख्स की नोकझोंक। रिया उस डंडे को उठाती है और जोर से सामने वाले पर वार कर देती है। वहीं वंश अभी भी उस अंधेरे कमरे में दरवाजा ढूंढ रहा था, पर तभी उसे उसके पीछे आवाज आई। वो आवाज उसके पास आई। वंश को लगा मानो किसी ने उस अंधेरे में उस पर वार किया। वहीं रिया ने जोर से उस डंडे को सामने वाले पर मारा, पर वह डंडा सामने वाले शख्स को लगा। पहले उस आदमी ने उस डंडे को पीछे से पकड़कर घुमा दिया और वो आदमी रिया की तरफ मुड़ गया, पर उस आदमी के डंडे को पकड़ने से वह बच गया। पर रिया, जो उसके पीछे खड़ी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सामने की तरफ गिरने लगी। उस आदमी का भी बैलेंस बिगड़ गया और दोनों नीचे एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स पर गिर गए। गिरने की वजह से रिया और उस आदमी की चीख निकल गई। इस समय का सीन काफी अलग था। रिया उस आदमी के ऊपर और वह आदमी रिया के नीचे। रिया अंधेरे में जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ये बोलकर वह अपने नाजुक हाथों से उस आदमी पर मुक्के बरसाने लगी। वो आदमी मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो कि वहां क्या हो रहा है। उसने रिया की आवाज सुनी तो मानो उसे यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने रिया को अपने ऊपर से हटाया और जल्दी से सीधा खड़ा हो गया। रिया अभी भी गुस्से में उसके करीब थी और उसे चुन चुन कर गालियां दे रही थी। रिया की आवाज अब भी पूरे कमरे में गूंज रही थी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उस आदमी ने जैसे ही उसकी आवाज ठीक से सुनी, वह चौंक गया। रिया गुस्से में चिल्ला रही थी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उस आदमी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, तुझे नहीं, तुम्हें। जरा तमीज से बात कीजिए, आपने मारा भी है और गालियां भी दी हैं। रिया ठिठक गई। क्या? वह बोली। मतलब? उस आदमी ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, पहले तो डंडा मारा, फिर मुझ पर गिरी, फिर मुक्के मारे। अब अगर पैर मारना बाकी हो तो बता दीजिए, मैं खुद ही लेट जाता हूँ। रिया हक्का बक्का रह गई। तुम मजाक कर रहे हो? वह घबरा कर बोली। नहीं जी, आप कर रही थी। कुश्ती और कराटे का मिश्रण। फिर उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप कोई ट्रेनिंग देती हैं क्या? मेरा छोटा भाई थोड़ा बिगड़ गया है, उसको सुधारना है। रिया अब झेंप गई थी। वह धीरे से उठकर पीछे हट गई। माफ करना, मैं समझी तुम। मतलब आप कोई और हो। कोई और मतलब? चोर? गुंडा? या आपका एक्स? रिया ने घूर कर देखा। एक्स बोल के दोबारा मत कहना। अच्छा, करंट बॉयफ्रेंड है क्या? तमीज में रहो, रिया ने झल्ला कर कहा। वह आदमी मुस्कुराया, मैं तो बहुत तमीज से बोल रहा हूँ। तुझे नहीं कहा ना अब? रिया ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने इसे गलत आदमी समझ लिया। वो तो मैं भी सोच रहा था। उस आदमी ने लंबी सांस ली। शुक्र है कार्डबोर्ड बॉक्स था, वरना आज पक्का मेरा खेल खत्म हो जाता। ये सुनकर रिया ने मुंह बना लिया और हल्के गुस्से में बोली, देखो तुम। वो बोलते बोलते रोक गई और बोली, मेरा मतलब, आप कौन हैं? और यहाँ उसने इतना ही कहा था कि वह आदमी बोला, वो मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल था जो मैं बाहर शोर की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए यहाँ चला आया। पर जब फोन रखा तो दरवाजा घूम हो गया और फिर आपकी ग्रैंड एंट्री हुई। डंडा, मुक्का, गिराना, पूरी फिल्म बन गई। ये सुनकर रिया फिर झेंप गई। दूसरी तरफ कंपटीशन हॉल अब तक रूहानिका की परफॉर्मेंस हो चुकी थी। वहीं स्टेज के सामने बैठे रियांश के दादाजी गुस्से में बोले, ये वंश और व्योम को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले ही कहा था समय पर आ जाना,
पर ये दोनों और वंश भी उस व्योम की संगति में उसकी तरह होते जा रहे हैं। साथ ही कुछ दूर पर मेहर और रूहानिका का परिवार रूहानिका का परफॉर्मेंस काफी एंजॉय कर रहा था, पर उसकी चाची अभी भी परेशान लग रही थी। वो मन में बोली, पहले मेहर और अब रिया चली गई। ये दोनों लड़कियां, हे भगवान, रक्षा करना। अभी तो किसी को बता भी नहीं सकती। पहले रिया आ जाए, फिर आज मेहर की अच्छी क्लास लूंगी। क्या होगा आगे और क्या होगा जब पता चलेगा रिया को सच और कैसे सबक सिखाने वाली है। मेहर व्योम को कहीं पकड़ ना पाए। उसकी चाल उल्टी जाने के लिए पढ़िए। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 20। हॉस्पिटल। मेहर के वार्ड के बाहर व्योम परेशान इधर-उधर चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वहीं पास में बैठा रोनी उसे देख रहा था। रोनी ने कभी भी व्योम को इतना परेशान नहीं देखा था। व्योम ने आज तक बहुत लोगों को परेशान किया और कई को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, पर उसके चेहरे पर किसी गलती की झलक तक नहीं आई। वह कभी ये नहीं देखता था कि उसके सामने लड़का है या लड़की। अगर किसी ने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह उसे छोड़ता नहीं था। यही हाल उसने उस लड़के का भी किया जिसने उसके खिलाफ शिकायत की। आज मेहर पर कुछ अलग था। वह थी व्योम का व्यवहार। वहीं व्योम चक्कर काट ही रहा था कि मेहर के वार्ड में से नर्स बाहर आई और परेशान होकर व्योम और रोनी को देखने लगी। व्योम उसका परेशान चेहरा देखकर धीरे से उसके पास आया और घबराकर बोला, क्या हुआ? मेहर ठीक तो है ना? ये सुनकर नर्स धीरे से सिर हिलाकर बोली, सर, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर। व्योम ने डरकर पूछा, पर क्या वह ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नर्स ने हिलाकर कहा, सर, उन्हें बचा पाना मुश्किल हो गया था। देर तक बंद रहने की वजह से उनका दम घुट गया था। ये सुनकर व्योम को बड़ा झटका लगा, पर उसने खुद को संभालते हुए बोला, पर जब मैंने उनकी नब्ज चेक की तो वह चल रही थी। फिर मेहर। ये सुनते ही नर्स हड़बड़ी में बोली, सर, जब तक वह यहाँ पहुंची तब तक देर हो गई। ये सुनकर व्योम एकदम चुप हो गया। वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था कि पीछे से रोनी ने उसे पकड़ लिया और परेशान होकर बोला, भाई, तू ठीक तो है ना? उन दोनों को इस तरह देख नर्स मुस्कुराई और फिर मेहर के वार्ड में वापस चली गई। मेहर, जो वही दरवाजे से सारी बातें सुन रही थी, मन में हंस रही थी। उसकी नजर नर्स पर गई। नर्स काफी परेशान लग रही थी। उसे देखकर मेहर उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? नर्स हल्की घबराहट में बोली, मैम, मैंने आपका काम कर दिया है। पर व्योम मल्होत्रा काफी बड़े परिवार से हैं। अगर उन्होंने गुस्से में आकर कोई बड़ा एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ। मेरा मतलब ये सुनकर मेहर बोली, आप चिंता मत कीजिए, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। और उसने जो किया है उसके आगे यह सब कुछ नहीं है। आप बेफिक्र रहें। रही बात चिंता की, तो अब व्योम मल्होत्रा को होगी, क्योंकि उसने मेहर से पंगा लिया है। उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर नर्स मुस्कुराई और बोली, सच, आप काफी हिम्मत वाली कम कर रही हैं, वरना बहुत लोग शिकायत करने से भी डरते हैं। ऐसे लोगों को सबक सीखना जरूरी है। मेहर मुस्कुराई और बोली, आपका शुक्रिया, आप चिंता मत कीजिए। नर्स मुस्कुराकर सिर हिलाकर बोली, जी, आप अपना ख्याल रखिए। अब मैं चलती हूँ। वो वहां से चली गई। दूसरी ओर रिया और वह आदमी अभी भी उस अंधेरे कमरे में फंसे हुए थे। वह आदमी उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं?
ये सुनकर रिया को मेहर के बारे में याद आया। वह हड़बड़ा कर बोली, अरे, इन सब के बीच में मैं मेहर के बारे में भूल ही गई। पता नहीं किस हाल में होगी। रिया गुस्से में बोली, उस व्योम मल्होत्रा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये नाम सुनते ही वह आदमी शौक होकर बुदबुदाया, व्योम मल्होत्रा। ये सुनकर रिया बोली, हाँ, व्योम मल्होत्रा। आप जानते नहीं कि उसने क्या किया है। उसे और उसके उस कमीने दोस्त रोनी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वह आदमी बोला, व्योम और रोनी, अब इन दोनों ने क्या किया? वहीं दूसरी ओर कंपटीशन हॉल, अब तक सारी परफॉर्मेंस हो चुकी थी। अब बस रिजल्ट की देर थी। रूहानिका स्टेज के पीछे थी कि तभी उसके पास टीना आई और बोली, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रिजल्ट अनाउंसमेंट तक रुकना चाहिए। ये सुनकर रूहानिका बोली, और मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर रूहानिका टीना को इग्नोर करके वहां से चली गई। उसे जाते देख टीना गुस्से में बोली, तुम तो मैं बाद में देखूंगी। उड़ लो जितना उड़ना है, पर ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ये बोलकर वह मुस्कुराकर वहां से चली गई। हॉल में अब तक सारी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। एक होस्ट स्टेज पर आया और बोला, आप सभी का शुक्रिया। फिनाली, अब रिजल्ट अनाउंसमेंट का समय आ गया। पर एक बात तो मानी पड़ेगी कि आप सभी स्टूडेंट्स ने आज क्या खूब परफॉर्मेंस दी। पर आज के इस कंपटीशन का विनर कोई एक ही होगा। इसलिए मैं रिजल्ट अनाउंस करने के लिए मिस्टर मल्होत्रा को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, जो हमारे कॉलेज के चीफ गेस्ट और ट्रस्टी हैं। क्या होगा आगे? क्या होगा जब व्योम को सच पता चलेगा? और वही रिया और वह आदमी कैसे निकलेंगे उस स्टोर रूम से बाहर? और कौन जीतेगा यह कंपटीशन? जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द।